नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 12 अगस्त 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। इस सेशन का पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको लिंक को ज्वाइन करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, जहाँ से आपको इस सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि कल आपका एडिटोरियल डिस्कशन नहीं मिल पाया था। कल का जो एडिटोरियल है हम इसको डिस्कस करेंगे संडे को, यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। कल टेक्निकल कारण से ये अपलोड नहीं हो पाया था। तो देखते हैं आज कौन कौन सा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पहला जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे कि 1991 के बाद जो हमारे यहाँ पे आर्थिक सुधार हुआ था उससे संबंधित, और उसके बाद दूसरा है कि जीएसटी से वस्तु एवं सेवा कर में जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम है और उसको 2.0 किस तरह से लागू करना चाहिए उससे संबंधित। तो देखते हैं पहला आर्टिकल जो है 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उससे रिलेटेड है। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि जून 1991 में आयात और औद्योगिक लाइसेंसों में क्या किया गया था? चेंज लाया गया था, बदलाव लाया गया था। इस बदलाव के कारण भारत में एक आर्थिक सुनामी तौर पे आई, आर्थिक अर्थव्यवस्था में सुनामी आई और कानून और नियंत्रण इसमें थोड़ी सी ढील देना पड़ा, हटाया गया। हटाने से क्या हुआ, इसमें बहुत सारे चीज़ें सामने उभर के आए। अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इस स्टोरी को समझिए और फिर आप इस आर्टिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। मैं पहले बेसिक डिस्कस करता हूँ। बात है 1991 में अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार क्यों हुआ? आर्थिक सुधार का कारण ये है कि 1990 में जब हमारे देश में प्रधानमंत्री हुआ करते थे नरसिंह राव और वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे जो आयात करने के लिए, आयात मतलब दूसरे देशों से सामान लाने के लिए, आयात करने के लिए किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? डॉलर का। डॉलर बता सकते हो, डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, डॉलर या विदेशी मुद्रा का। हमारे यहाँ पे विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो शॉर्टेज हो गया था, उनमें कमियाँ आ गई थी। इस विदेशी मुद्रा में कमियां आने के कारण हमें क्या करना पड़ा? अब हमें लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे 1 से 2 हफ्ते का ही इतना स्टॉक था कि हम चला पाएंगे। आपको पता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा सामान लाते हैं? कच्चा तेल लाते हैं, ठीक है। कच्चा तेलों का हम आयात करते हैं। कच्चे तेलों का आयात करने से क्या होगा, आपकी जो परिवहन क्षेत्र है ये पूरी की पूरी टिकी हुई है आपके पेट्रोलियम उद्योग में, ठीक है, पेट्रोल पे। इन पेट्रोल पे यदि यहाँ से शॉर्ट हो जाएगा, यदि तेल यहाँ से नहीं आएगा तो क्या ये परिवहन चल पाएगा? जी नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये नहीं चलेगा तो एक जगह से जो दूसरी जगह, एक राज्यों से जो दूसरे राज्यों तक सामान पहुँचता है वो सामान पहुँचना बंद हो जाएगा। जब वो सामान पहुँचना बंद होगा तो फिर यहाँ पे क्या किया जाएगा? जब वो सामान पहुँचना बंद होगा तो यहाँ पे ये होता है, फिर महंगाई बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, फिर महंगाई की लेवल ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए सरकार ने क्या चाहा कि अब हमें विदेशी मुद्रा को बढ़ाना है तो हमें ऋण लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। उस समय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे IMF, ठीक है, इन्होंने क्या कर रहे थे? ये लोन देने का काम करते हैं ये संस्था। भारत गया IMF के पास कि भैया मुझे लोन चाहिए। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं आपको लोन नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? इसका भी कारण समझिए। लोन क्यों नहीं दूंगा, इसका कारण क्या है? पहला कारण, आपकी अर्थव्यवस्था बंद है। आपने अपने अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा है। हमने अपने अर्थव्यवस्था को सही में बंद करके रखा था। क्यों रखा था? क्योंकि आपने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन बाद में हमें क्या कर लिया? गुलाम बना लिया। तो हम नहीं चाहते थे कि दूसरे कंट्री हमारे पास आए और हमें गुलाम कर ले, ठीक है, हमें गुलाम बना ले। इसलिए हम इस चीज़ों को नहीं चाहते थे। इस कारण से हमने क्या किया? वहाँ पे बंद कर दिया, अपनी अर्थव्यवस्था को क्लोज कर दिया। हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भागीदारी थी, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो और निजी जो कंपनियाँ थी उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं दिया था, सरकार अपने पास शक्तियाँ लिए रखे हुए थी, ठीक है। हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब कि निजी और सरकारी भी, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हस्तक्षेप किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। इन सारी चीज़ों को ये बोले कि नहीं, मैं आपको लोन नहीं दूंगा, क्योंकि आपने अपने अर्थव्यवस्था को बदला है, आप प्राइवेट कंपनियों को ज़्यादा देते नहीं हैं, आप ज़्यादा कानून, आपके यहाँ पे ज़्यादा कानून, हार्ड कानून है, ठीक है, जैसे देखिए ना, कानून का नियंत्रण है बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों को आपको। तो फिर उन्होंने बोला कि एक शर्त पे हम आपको दे सकते हैं, आप यदि LPG रिफॉर्म अपनाओगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। यदि आप वैश्वीकरण, निजीकरण एंड उदारीकरण, इन तीनों चीज़ों को यदि आप अपनाते हो तो फिर मैं आपको क्या करूँगा? मैं आपको लोन प्रोवाइड करूँगा।
तो हमारे सरकार के पास, हमारे गवर्नमेंट के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने लास्ट में क्या किया, इन एलपीजी को एक्सेप्ट कर लिए। इन्होंने एलपीजी को स्वीकार कर लिया कि मैं इसको क्या करूँगा, अपनाऊंगा। इन्होंने इसको एलपीजी को अपना लिया। अब एलपीजी को अपनाने के बाद 1991 में हमने एलपीजी रिफॉर्म को अपनाया। उसके बाद हम क्या करना स्टार्ट किए, 1901 आर्थिक में सुधार आया। तो अब देखते हैं कि उस समय ऐसे क्रिटिसाइज बहुत हुआ था कि आपने देश को बेच दिया, आपने देशों को ये कर दिया, हमने कंपनी को बंद कर गया था, फिर हम गुलाम हो जाएंगे, सारी चीज़ें था। लेकिन जब अब 30 साल हो चुका है, अब हम 30 साल में जब उसको देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब आप बोलते हैं ऑडिट करना, कि हम देखते हैं कि क्या इनका परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस हम पाते हैं कि वो जो आर्थिक सुधार है वो हमारे देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका महत्व, इन सुधारों का महत्व क्या था। पहला महत्व ये था कि हमारे यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, इनकी जो विकास की दर है, ये गैर जरूरी जो नियंत्रण था, पिरामिड के लिए जो इतना विस्तार था, इनको जो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे आर्थिक लेन देन में सुधार आया और वस्तुओं को जो प्राथमिकता देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। और ये चीज़ें किस पे छोड़ दिया गया, बाजारों पे। सरकार क्या हुआ, एक यहाँ पे रहेगी और सरकार देखती रहेगी, कोऑर्डिनेट करती रहेगी कैसे चल रही है काम, ठीक है। और आयात विस्थापन के बदलाव में वैश्विक स्तर पे विकास आया और एकीकृत किया गया। अब हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें सुधार में बताया जाता है कि सुधारों का प्रभाव क्या पड़ा। 21वीं सदी में भारत सबसे तेज उभरता हुआ एक बाजार के रूप में आया। उसके बाद हमारे जो उद्यमी है, उद्योगकर्ता है, उद्योग करने वाले हैं, उनके अंदर एक अलग ऊर्जा मिल के आई, अलग ऊर्जा आया। और ये ऊर्जा के साथ वो क्या करना स्टार्ट किए, अब उनको एक बहुत बड़ा मंच मिल गया परफॉर्मेंस करने के लिए, ठीक है। अपने परफॉर्म को दिखाने के लिए बहुत बड़ा मंच मिल गया। उसके बाद उपभोक्ता के पास क्या हुआ, लाभ, उपभोक्ता के पास विकल्प आ गया। हम बात करेंगे आगे कि विकल्प, उपभोक्ता को यदि इस तरह का मार्केट मिलता है तो फायदा क्या होता है। देखिए पहला जो, अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे एक एक। अब है कि उपभोक्ता को सर प्रमुख हुआ, उपभोक्ता में सुधार क्या आया। पहले हमारी अर्थव्यवस्था बंद हुआ करती थी, तो बंद होने के कारण हमारे यहाँ पे एक या दो कंपनी थी जो यहाँ पे बाजार में सामान बेच रही थी। अब बताइए कि एक कंपनी यदि बाजार में सामान बेचेगी तो उनका एकाधिकार रहेगा कि नहीं रहेगा, जरूर रहेगा। उनकी मोनोपोली उस बाजार में रहेगा। उससे नुकसान किसका होता है, कस्टमर का, उपभोक्ता का। उपभोक्ता के क्या नुकसान होता है कि मान लीजिए कोई सामान 10 रुपये है और कोई इसका कंपटीशन नहीं है, तो ये अपना सामान को 20 रुपये भी कर लेगा, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और आपको लेना पड़ेगा ही, क्योंकि इसके पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं था। मैं एक बात बताता हूँ आपको, एक स्टोरी बताता हूँ। ये स्टोरी है जियो आने से पहले का। जब हमारे पास जियो नहीं था तो 1 GB डेटा का दाम हुआ करता था 300 और 350 रुपये। 1 GB डाटा यदि आप लेते हैं तो 300 या 350 रुपये। उस समय मैं स्कूल में था, उस समय मैं स्कूल में स्टडी कर रहा था, ठीक है, अपने कॉलेज लाइफ में था। तो उस समय हम डाटा भराते थे, तो 1 GB भराते थे सिर्फ हम 350 में, और उसको बचा के चलाते थे। अरे 10 MB खत्म हो गया, 15 MB खत्म हो गया, तुरंत ऑफ करते थे, राइट। लेकिन जब जियो आया तो क्या हुआ, एक कंपटीशन मार्केट के तौर पे आ गए। जियो ने पहले फ्री लाया, उसके बाद जियो ने क्या किया कि 3 महीने के लिए 300 रुपया। अब ये कंपटीशन हो गया, तो अब ये एयरटेल, वोडाफोन, या सारी जो कंपनियां थी, इनको साथ साथ ये भी अपना प्राइस को घटाना स्टार्ट कर दिए। घट गया प्राइस इनका। लाभ किसका हुआ, उपभोक्ता का। ये होता है, यही होता है उपभोक्ता का बात। यदि बाजारों में प्रतिस्पर्धा जगाया जाए तो उस कंपनी के साथ साथ उपभोक्ता को भी लाभ होता है और सरकार को भी लाभ होता है। उसके बाद यहाँ पे जब नई डिमांड उछलना चालू हो गया तो मार्केट प्लेस जो है और हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो सीधा का सीधा बूम किया, मतलब उनमें उछाल आई और 7% की वार्षिक दर से हम ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिए। इसलिए हम अभी यहाँ पे हैं। आपने देखा होगा कि 1 साल पहले ही हमने जो ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा किया था, गुलाम किया था, मैं ब्रिटेन को भी हम पीछे छोड़ दिए हैं, ठीक है, ग्रोथ करने में। तो ये सारी चीज़ें, बाजारों में प्रतिस्पर्धा, मैंने बताया आपको कि बाजार में किस तरह से प्रतिस्पर्धा होगा। विदेशी कंपनियां आती है, भारत की कंपनियां आती है। कोई कंपनियां क्या की, भारत की कंपनियां, उन्होंने समय मांगा और किसी कंपनी ने उस चुनौतियों को एक्सेप्ट किया और अपनी ताकतों को बढ़ाना स्टार्ट किया, अपनी ताकतों को बढ़ाने में काम किया। उसके बाद उद्योग जगत में इसका गहरा संवाद गया सरकारों के द्वारा कि आपको क्या करना है, आप आइए यहाँ पे वर्क करिए। और हमारे यहाँ पे खुलेआम आप क्या कर सकते हैं ना, आपकी जो भी चीज़ें हैं, परमिट लेना, ये चीज़ें करना, इनको आसान करना स्टार्ट कर दिया गया।
श्रमिक लॉ को, अभी हाल ही में श्रमिक लॉ को भी आसान किया गया है। ये सारे क्या है, हम एफडीआई को अट्रैक्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी जगह का इन्वेस्टर हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करे, निवेशक, और हमारे यहाँ पे क्या बढ़े, निवेश भी बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट है कि उद्योग जगत में वैश्विक आकांक्षाओं, मतलब यही है कि उद्योग जगत में क्या है, विश्व स्तरीय बनाने के लिए उत्साहित एक महत्वाकांक्षा बनाया गया। हमारी कंपनी अब चाहती है कि हम यूएसए में बेचे। पहले क्या था, हमारी कंपनी के पास एक सीमित बाजार था, लेकिन अब हमारी कंपनी का भी बाजार बहुत बड़ा हो गया। हम यूएसए में बेचे, हम अपना सामान नेपाल में बेचे, भूटान में बेचे, हम अपना सामान को बांग्लादेश में ले जाए। इससे क्या होगा, उनकी एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म उनको मिल गया अपने सामानों को बेचने के लिए, और दूसरी कंपनियां हमारे बाजार में आएगी और हमें क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, और उपभोक्ता को उससे सामान कम दामों पर मिल जाएगा। ठीक है, प्रेरित उद्यमिता, मतलब इसमें ये क्या गया कि बड़े सारे बदलाव किया गया। बड़े बड़े जो बदलाव हुए उसमें क्या था कि जब कानूनों को, छोटे छोटे चीज़ों को ख़त्म किया गया, तो इससे बड़े खिलाड़ी आए सामने। एमएसएमई क्षेत्र को भी सकारात्मक प्रभाव हुआ। एमएसएमई को भी प्रभाव इस कारण से हुआ कि यदि बदलाव होगा, छोटे कंपनी आएगी, तो छोटे व्यक्ति, यदि आप भी चाहते हो तो आप भी अपना कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, इससे क्या हुआ, इनसे बेनिफिट हुआ। किससे, 1991 में आर्थिक सुधार जो हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म जो अपनाया गया था। ये सीधा सीधा आपका टॉपिक है जीएस पेपर 3 में। ठीक है, उसमें सीधा सीधा दिया हुआ है कि उदारीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों को आप इसमें निष्कर्ष में राइटर क्या बता रहे हैं, निष्कर्ष में राइटर बता रहे हैं कि 1991 में जिस तरह से सकारात्मक बदलाव आया था, वो हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सुनामी के तौर पर था। एक इतना बड़ा उछाल, और खासकर हम 30 सालों में देखते हैं भारत की वैश्विक पहुंच बढ़ाने में ये 1991 का जो आर्थिक सुधार था वो सबसे बड़ा है। आज हम पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में एक जगह पे खड़ा रखते हैं, एक अपने पर। जब लॉकडाउन का टाइम था तो मोदी जी जब लॉकडाउन का टाइम था तो मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि हमारे पास क्या पोटेंशियल है। उन्होंने जब अपना आत्मनिर्भर भारत अभियान चालू किया, कैंपेनिंग लॉन्च किया, तो उन्होंने एक चीज़ बोला कि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा बाजार है अभी, और ये बाजार को हम किस तरह से आकांक्षा ले सकते हैं। इन तरह से ही बताया जाता है कि हम वैश्विक पहुंच को विस्तार कर पाया, हमारे उद्योग जगत को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रतिस्पर्धा मिला। ठीक है, और विश्व लेवल का एक प्रणाली के साथ हमें मेल खाना पड़ा, और एक होता है ना कि अपने सामानों का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ा हमें, क्योंकि जो यूएसए का व्यक्ति सामान लेके आता था वो अच्छा सामान लेके आता था। यदि हमारी कंपनियां, हमारे देश की कंपनी यदि इस तरह के सामान नहीं बनाएंगे तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। इसलिए इनके पास क्या आया, एक कंपटीशन करने के लिए प्रेरणा भी जगा। यदि हम नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ये सारे क्या था, ये सारा सकारात्मक चीज़ें था कि आर्थिक सुधार 1991 में जो हुआ था उससे रिलेटेड। दूसरा आर्टिकल जीएसटी से रिलेटेड है, वस्तु एवं सेवा कर 2.0। इसको आप जीएस पेपर 3 के अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि इसका 4 साल हो चुका है। ये 2017 में इसको लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को इनके द्वारा। अब इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे, इसमें आलोचना किया जाता है जीएसटी को, कुछ आलोचकों के द्वारा, विशेषज्ञों के द्वारा इसमें आलोचना किया जाता है। तो किस पॉइंट पे वो आलोचना करते हैं और कौन सा पॉइंट है कि इसमें आलोचना में हम देख सकते हैं, और खासकर हम जब इसका आंसर राइटिंग करेंगे तो इन पॉइंटों को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो जो जीएसटी का आलोचना किया जाता है, सबसे जो पहला आलोचना किया जाता है कि रचनात्मक विकृतियाँ ये बताई जाती है कि जिस तरह से इन जीएसटी का जो प्रोग्राम है, जीएसटी को बनाया गया है, उसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कि केंद्र की तरफ ये ज़्यादा झुकाव है। इनका केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव जाता है। जिस केंद्र की तरफ झुकाव में पता चलता है कि केंद्र के पास 2/1 वोट है, जबकि राज्यों के पास जो वोट है वो 2/3 वोट है, और एक समान अधिकार नहीं है, समान अधिकारों के साथ नहीं है। इसमें 75% अनुदान की आवश्यकता होती है, अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसका अनिवार्य रूप से ये मतलब होता है कि केंद्र के पास एक तरह का वीटो पावर है, एक तरह का क्या है, वीटो पावर। तो इस तरह से इसको बनाया गया। और इसमें एक तरह से ये आता है कि दर्जनों जो छोटे हमारे यहाँ पे राज्य है, इन राज्यों को यहाँ पे कहीं ना कहीं कम अधिकार मिला है। ठीक है, संग्रहण करने का, इनके पास कलेक्ट करने का अधिकार कम मिला है। उसमें इनकी जो बजट है, इन राज्यों के बजट को केंद्र पे निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र पे निर्भर रहने के कारण इनको फ्रीडम, जो हम आगे देखेंगे कि संघीय जो हमारी प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पहला पॉइंट में है कि रचनात्मक विकृतियाँ में केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकता दिख रहा है। दूसरा हमें ये दिखा दे रहा है कि जो कर की डिज़ाइन बनाई गई है, कर की जो इकट्ठा करने का डिज़ाइन है, उसमें लगभग कमोडिटी वस्तु जो है उसको 45 से लेकर 50% वस्तुओं को जीएसटी में ऐड ही नहीं किया गया।
जीएसटी के दायरे से वो दूर है। जैसे पेट्रोलियम उत्पाद जीएसटी से बाहर रखा गया है। इसके अलावा राज्यों के पास अंतर्राज्यीय जो, जैसे देखिए बिहार से और यूपी में यदि वो करना होगा, बिजनेस करेंगे, यहाँ का वस्तु यूपी जाएगा, यूपी से आए यहाँ पे आएगा, इसके लिए और खासकर खनिज, जैव ईंधन, इन सारे चीज़ों पे जो करेंगे तो इनका राजस्व में इनको कुछ नहीं मिलता और इनसे इनकी ना ही मुआवजा मिलता है और ना ही इनको बेनिफिट मिल पाता है। तो इसलिए अधिकांश इनको दायरे से बाहर करके और हालांकि छोटे दायरे में रखा गया है, बाहर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी कर आधार चलन ये होता है कि जिस तरह से इसमें आप देखेंगे कि चोरी करना और जीएसटी का लेवल जैसे केवल 5% से लेके 6.5% स्थापन के लिए तिमाही में 40 से लेके 47 लाख के बीच में रहता है। तो ये राजस्व कहीं ना कहीं देखा जाता है कि कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है और कलेक्शन में प्रॉब्लम आने के कारण कहीं ना कहीं राज्यों को जो अर्थव्यवस्था है, राज्यों का जो कोष है, उस कोष पे प्रभाव पड़ता है। अनुपालन में कमी, अनुपालन मतलब कि जो ये प्रोसेस बनाया गया है, इस प्रोसेस को फॉलो करने में, ठीक है, इन प्रोसेस को अनुपालन करने में जीएसटी जो रिटर्न भरा जाता है, जो दाखिल करना, इनका शर्त, इनका नियम, इनकी जानकारी प्रॉपर नहीं हो पाती है, सभी के साथ अपडेट नहीं होता है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जीएसटी जो दाखिल करने में कितना प्रतिशत का अंतर है, 2021 में दाखिल करने के लिए 33% का अंतर था और यह लगातार बढ़ता ही जाता है। ओके, तो इस तरह से है, छोटे राज्यों को कर चोरी कर से कम 5% और बड़े राज्यों को 3% का नुकसान यहाँ पे झेलने के लिए मिल रहा है। बाद है संघीय ढांचे में चुनौतियाँ क्या है कि आपके यहाँ पे पता है कि संघीय ढांचे में क्या है कि केंद्र और राज्यों को शक्तियों अलग अलग वितरण किया गया है, लेकिन यहाँ पे इसमें ये प्रॉब्लम हो जाता है कि जब राज्य, जो छोटे राज्य होते हैं जिनका आकार छोटा है, उनके पास जो कलेक्शन होता है वो उनका मामला बहुत कम होता है और कहीं ना कहीं उनको डिपेंड होता है केंद्र सरकार के ऊपर। तो जिस तरह से उनको काम करने की आज़ादी मिलनी चाहिए, फेडरल सिस्टम में मिला है कि आपको काम करने का स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस सिस्टम से, जीएसटी सिस्टम से, इसमें उनकी स्वतंत्रता को बाधित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 2022 तक मुआवजा का बात किया गया था कि 5 सालों तक यदि आपको कलेक्शन जो होता है जिस तरह से होना है उसमें यदि कमियां आती है तो उस कमी का भरपाई कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा। अब तो ये 5 साल बीतने जा रहा है, ठीक है, 2022 में ये 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से अभी कोरोना का टाइम है, कोविड का टाइम चल रहा है, इस कोविड के टाइम में ऐसे ही अर्थव्यवस्था बहुत हिल चुकी है राज्यों को, और खासकर जो छोटे राज्य है वो कहाँ से कर पाएंगे। तो क्या केंद्र सरकार इस मुआवजा राशि को बढ़ाने के लिए करेंगे? इस मुआवजा राशि को बढ़ाएंगे? इनके विवाद आप देखेंगे को एक विवाद निपटारा करने के लिए, जैसे राज्य के बीच में हो जाना, राज्य केंद्र के बीच में हो जाना, तो इन विवादों को निपटारा करने के लिए कोई निकाय नहीं है जो निकाय ये पर्टिकुलर इस पे काम करेगा। हालांकि मूल जो संविधान है उसमें आप देखेंगे 115वें संशोधन विधेयक 2021 में ऐसा प्रावधान संस्था बनाया गया, उसका प्रावधान था, लेकिन वो उस तरह से इफेक्टिव काम नहीं कर रहा है, वो प्रभावित रूप से यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। राइटर के द्वारा कुछ निष्कर्ष बताया जाता है और उसको मैं एक लाइन में आपको समराइज कर दूं। अभी जीएसटी का जो आलोचना किया जाता है, इनका जो 5 पॉइंट हमने बताया है, इस आधार पे 5 पॉइंट आप बता सकते हैं कि इन स्तरों पे इसका आलोचना किया जाता है। जब आप आंसर लिखेंगे, आंसर राइटिंग करेंगे, खासकर आंसर राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होता है मेंस का आंसर राइटिंग में, तो जैसे ही आलोचना बोले तो 5 पॉइंट आलोचना में इनका पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या क्या है। तो जब आप एक 10 या 15 मार्क्स का या फिर 150 या 250 वर्ड में आप लिखेंगे, एक पॉइंट में कम से कम 3-4 होना चाहिए, तो 10-15 पॉइंट आपका एक आंसर में दिखना चाहिए। तो इस तरह से आंसर में देख सकते हैं। फिर इस आर्टिकल से आपको क्या मिल गया? आलोचना मिल गया। कोई ऐसा आर्टिकल फिर से आएगा हिंदू में जिसमें इसका बेनिफिट बताएगा कि जीएसटी का बेनिफिट क्या है, तो वहाँ से आपको क्या करना है कि जीएसटी का बेनिफिट को यहाँ पे नोट कर लेना है। तो आपके पास जीएसटी का आलोचना, जीएसटी का बेनिफिट दोनों मिल गया। उसके बाद निष्कर्ष भी बताया जाएगा। निष्कर्ष आपको एक सुटेबल लिख सकते हैं और ये कंक्लूज और इंट्रो भी लिख सकते हैं। तो बस यही होती है आपकी आंसर राइटिंग के लिए। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते रहते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं आंसर राइटिंग के लिए। नहीं, आंसर राइटिंग आपकी जो मेंस के ये जो डिस्कशन होता है, एडिटोरियल डिस्कशन, इसका यदि आप सही से यूटिलाइज करें यहाँ से आप कर सकते। अब राइटर के द्वारा जो निष्कर्ष बताया जाता है, इस निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि जिस तरह से राज्यों के पास चुनौतियाँ हैं और राज्यों के बुनियादी जो ढांचा है, उनके बिना आप इस तरह से इनको ले जाना और इनको जो नुकसान होता है कराधान इक्विटी में जो उल्लेख किया गया है, नहीं होता है। तो राइटर ये बता रहे हैं कि अब सरकार को जीएसटी 2.0 लागू करना चाहिए और लागू करने में कोई लेट नहीं, मतलब टालने की ज़रूरत नहीं है, इसको लागू करना चाहिए। और इसमें जो कमियां हैं,
इस कमियां को दूर करने की जरूरत है। अब आपको यदि बताया जाए सुझाव, आपको यदि सुझाव लिखना हो तो क्या सुझाव देंगे, तो जितने भी आपने प्रॉब्लम देखा है उस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे सुझाव में लिख सकते हैं कि संघीय व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, ठीक है, राज्यों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए वित्त रूप से, फाइनेंशियल रूप से, तो ये सारी चीज़ें, तो ये एक आंसर राइटिंग का आर्ट होता है। यदि इस तरह से आप प्रॉब्लम को ही सोल्यूशन के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इस आर्टिकल में हमने इतना ही डिस्कस किया जीएसटी से रिलेटेड। आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी इस जर्नी में यूपीएससी में आपके साथ होंगे दोस्त, प्लीज़ उनको आप शेयर जरूर करें। और बोधा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ से मेंस के लिए आपको एडिटोरियल डिस्कशन मिलेगा और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। और खासकर मैं शाम को यहाँ पे पीटी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, टू द पॉइंट जो होता है, मैं यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड करता हूँ पीटी के लिए, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।